Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I am your biology teacher. Students, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, it is about the heterotrophic types of nutrition in plants. Plants, because normally हमारा यही ख्याल है कि photosynthetic हैं और autotrophic हैं, अपनी खुराक खुद से बनाते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ इकसाम ऐसी भी हैं कि जो बुनियादी तौर पे मुख्तलिफ ज़राए से खुराक हासिल करते हैं. तो वो कौन कौन से हैं, इनकी डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं. Alright student, सबसे पहले तो ये जो टर्म हम लिख रहे हैं, this is heterotrophic nutrition. In plants. जी, अब देखने से ये टर्म बड़ी हैरत अंगेज लगती है कि हेटरोट्रॉफिक भी है और साथ हमने प्लांट्स का भी जिक्र कर दिया है. Plants are photosynthetic and producers of the ecosystem. लेकिन यहाँ पे जो हम जिक्र करेंगे स्टूडेंट्स, वो ये है कि वो पौधे कि जो अपने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अलावा एवोल्यूशन के अमल से गुजरते हुए कुछ इस तरह के जराए पैदा कर चुके हुए हैं कि अगर फोटोसिंथेटिकली खुराक खुद नहीं भी बना सकते तो वो किसी और जरिए से अपनी खुराक हासिल कर लेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स. क्योंकि कुछ ऐसे पौधे भी हैं कि जो कंप्लीटली लीफलेस हैं, उनके पास कोई पत्ता मौजूद नहीं है, और जब पत्ते नहीं होंगे और स्टेम जो है उसके पास भी क्लोरोफिल की मिकदार कम होगी नॉर्मल क्लोरोफिल से, तो उस सूरत में उसकी खुराक की जरूरियात को पूरा करने के लिए उसे कोई ना कोई और सोर्स की जरूरत होगी. तो इसलिए प्लांट्स हैव अडॉप्टेड डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, सो द फर्स्ट वन इज saprophytic mode of nutrition. Alright, अब स्टूडेंट्स यहां पे अगेन दो टर्म्स हैं जो इस एक लफ्ज के अंदर छुपी हुई हैं. ओके, पहली चीज तो saprobes, and saprobes are decomposers, those living organisms which rely on dead decaying organic matter for their nutrition. They are known as saprobes or decomposers. लेकिन दूसरी चीज जो यहां पे है, that is the phytic part. okay, फाइट्स हम यूज करते हैं हमेशा प्लांट्स के लिए, तो ये याद रखिएगा कि सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अ सिंपल थिंग. ओके, बट जब हम ये कहते हैं कि दिस इज सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो दिस टर्म इज स्पेसिफाइंग द हेटरोट्रॉफिक decomposers that are present inside the kingdom Plantae. ओके, तो इनको डिफाइन कर लेते हैं. Those living organisms, और यहां पे हमारी मुराद इससे क्या है, प्लांट्स, that obtain their nutrients खुराक के अज्जा from decomposing the dead bodies of plants and animals. Alright students, वो पौधे जो किसी ना किसी सूरत में मरे हुए पत्तों और दरख्तों और पौधों और जानवरों से उनके कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को तोड़ के सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद अपनी खुराक के अज्जा पूरे कर लेते हैं. दे आर सेप्रोफिटिक प्लांट्स, और सेप्रोफाइट्स की टर्म यूज कर सकते हैं. देन अगर हम इसको और थोड़ी सी डिटेल में लेके जाएं तो वी कैन एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ डीकम्पोजिशन. जी स्टूडेंट्स, अब जब भी हम डीकम्पोजिशन की बात करते हैं और उसके साथ हमने प्लांट्स का रेफरेंस देना है, तो ये याद रखिएगा कि पौधे अपनी जगह तब्दील नहीं कर सकते. ऐसा नहीं होगा कि वो अपनी जगह से किसी दूसरी जगह पे चले जाएं और वहां पे जाके डीकम्पोजिशन करें और फिर उसके बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएं. यहां पे हम क्या शामिल करेंगे कि द प्लांट्स दे हैव टू स्टे ऑन देयर ओन पोजीशन एंड एट द सेम टाइम दे विल रिलीज एंजाइम्स आउट ऑफ द सेल्स, और वो एंजाइम्स जो सेल से बाहर जाके काम करते हैं, दे आर नोन एज एक्सोएंजाइम्स. ऑलराइट,
और इनके लिए एक सिंपल टर्म भी मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं, दे आर एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स। ऑलराइट, और इन एंजाइम्स की मदद से जो डाइजेशन का अमल मुकम्मल किया जाएगा उसको भी इसी टर्म से रिलेट कर देते हैं, दैट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। ओके, नाउ एक्स्ट्रा सेल्यूलर वो काम जो सेल से बाहर जाके किया जाए, और डाइजेशन में क्या किया जाता है, द कंप्लेक्स मॉलिक्यूल्स दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर एंड स्मॉलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म। ओके, ऐसे खुराक के अज्जा जो पहले कंप्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, लाइक प्रोटीन्स, लाइक फैट्स और कंप्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, इनको तोड़ा जाता है और उसके बाद इसको अपनी बॉडी का हिस्सा बना लिया जाता है। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस विल बी द डीकंपोजिशन प्रोसेस। ऑलराइट, अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या सब प्लांट्स इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं, तो उसके लिए देयर इज अ बिग नो, कि तमाम के तमाम पौधे एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन नहीं कर सकते। सिर्फ वो पौधे जिन्होंने सेप्रोफिरिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपनाया हुआ है, दे आर able to release the enzymes out of their cells, and these enzymes they will break down complex molecules and they will absorb them back into their cells. All right students, then जो decomposers के लिहाज से बैक्टीरिया को मैं यहां पे शामिल कर रहा हूं, बैक्टीरिया एंड फंजाई। जी स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया और फंजाई दे आर डीकंपोजर्स ऑफ द इकोसिस्टम। ओके, इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सिर्फ कंबाइन करके कंपेयर करने के लिए मैंने यहां पे मेंशन किया है कि वो काम जो आमतौर पे बैक्टीरिया और फंजाई करते हैं, कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारा कूड़ा करकट डेली बेसिस पे जो घरों से और फैक्ट्रीज से और इंडस्ट्रियल एरिया से बाहर फेंका जा रहा है, उसको डीकंपोज कर देना बैक्टीरिया और फंजाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है विद इन द स्पेसिफिक प्लेस। ओके, लेकिन अगर ये डीकंपोजर्स यहां पे नहीं होते तो फिर हमारे इर्द गिर्द इन डेड बॉडीज के ढेर लग चुके होते। अब तक जब से इंसान ने ये एक सोशल लाइफ का आगाज किया हुआ है, तब से वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे इर्द गिर्द इकट्ठे होना शुरू हुए हैं, और अब तक बहुत सारे बड़े बड़े पहाड़ बन चुके होते। लेकिन स्टूडेंट्स, इन दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन की एबिलिटी मौजूद है, जिसकी वजह से ये भी एंजाइम्स रिलीज करते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स जिनको प्लांट्स डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं कर सकते, बैक्टीरिया और फंजाई उनको डाइजेस्ट करके देते हैं और उनके न्यूट्रिएंट्स पौधे फिर अपनी नशोनुमा के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। ऑलराइट, देन इज द सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जी स्टूडेंट्स, नाउ वी शुड नो व्हाट इज अ पैरासाइट। पहले इसको डिफाइन करते हैं और फिर उसके बाद प्लांट्स की मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे। पहली चीज जो है हमारे पास, दैट इज अबाउट द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच वन लिविंग ऑर्गेनिज्म हार्म्स द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म टू गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट बॉडी। ओके, अब ये भी पॉसिबल है कि पैरासाइट बॉडी के अंदर भी रह सकता है और पैरासाइट बॉडी के ऊपर भी रह सकता है। इसके लिहाज से इसको हम क्लासिफाई कर लेते हैं इनटू टू डिफरेंट टाइप्स। A parasite is an organism that obtain its food by disturbing the metabolic activities of its host. Okay, उसके लिए दो टाइप्स में डिवाइड कर रहा हूं मैं इसको। The first one are ectoparasites and the other one are endoparasites. वो पैरासाइट्स जो अपने होस्ट की बॉडी के बाहर रहें, दे आर एक्टोपैरासाइट्स, और वो पैरासाइट्स जो अपने होस्ट की बॉडी के अंदर चले जाएं, दे आर एंडोपैरासाइट्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये दो चीजें तो हमें पता चल गई हैं। इसके साथ ही साथ एक और टर्म जो जब भी हम पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो इसको मस्ट शामिल किया जाता है, दैट इज होस्ट। ऑलराइट, होस्ट का लफ्जी मतलब मेजबान। ओके, और इस टाइप के रिलेशनशिप में ये मेजबान खुद बहुत ज्यादा नुकसान उठा रहा होता है, लेकिन एट द सेम टाइम इससे
ये पैरासाइट्स बहुत ज्यादा फायदा हासिल कर रहे होते हैं और इवन के अपनी बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की रूट्स जो पैरासिटिक सकर्स इनके अंदर मौजूद होते हैं उनको अपने होस्ट के अंदर तक धंसा देते हैं और फिर वहां से अपने न्यूट्रिएंट्स को हासिल करते हैं, जिसकी वजह से होस्ट खुद तो पहले कमजोर होता है और फिर एट द एंड अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन जो पैरासाइट है इट बिकम्स हेल्थियर एंड स्ट्रॉन्गर और फिर उसकी बहुत ज्यादा ग्रोथ हमें होती हुई नजर आ सकती है इवन ऑन द डेड बॉडी ऑफ द होस्ट। और फिर जब होस्ट डेड हो जाएगा तो फिर उसके बाद अगेन सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का आगाज हो जाएगा। इसके लिए स्टूडेंट्स मैं दो पौधों के यहां पे नाम लिख रहा हूं। इट इज Cuscuta एंड Dodder plant. ऑलराइट, अब पॉसिबल है कि आपने अपने इर्द गिर्द क्यारियों में एक लाइट ग्रीन कलर या येलोइश ग्रीन कलर की तारनुमा बेल देखी हो। इसके ऊपर कोई लीफ मौजूद नहीं होता, लेकिन ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह है स्पेशली फूलदार और फलदार पौधों के लिहाज से। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये वायर लाइक प्लांट जो यहाँ पे आपको इस इमेज में नजर आ रहा है, ये पौधा आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता हुआ जाता है और अपने होस्ट के वेस्कुलर टिश्यूज तक एक्सेस पा लेता है और जैसे ही उसके जाइलम और फ्लोएम तक इसकी पहुंच होगी तो क्या होगा, ये उसमें से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके खुद इस्तेमाल करना शुरू करेगा और इसकी वजह से होस्ट को नुकसान हो रहा है और इस पौधे का अपना फायदा हो रहा है। That's why this is a parasitic type of nutrition. Alright? तो this is a simple explanation और आप ये examples जरूर याद रखिएगा multiple choice questions के लिए। Alright? Multiple choice question में पूछा जा सकता है कि डॉडर प्लांट और Cuscuta plant में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन सी पाई जाती है। Then is the last type of nutrition according to sequence of your textbook, that is symbiotic mode of nutrition. जी स्टूडेंट्स, अब symbiotic mode of nutrition itself it is derived from symbiosis. Okay? और symbiosis क्या होता है कि it is a type of relationship in which two different types of living organism they coexist, they live together for mutual benefits. Okay? ऐसा पॉसिबल है कि दो मुख्तलिफ इकसाम के जानदार एक ही साथ रहना शुरू हो जाएं और एक दूसरे को फायदा देना शुरू हो जाएं। That is known as symbiosis, and this type of mode of nutrition it will be referred to as symbiotic mode of nutrition. Okay? इसके लिए जो different symbiotic modes plants के अंदर पाए जाते हैं, the first one is lichens. All right? Lichens students अगर आपको याद हो तो हम चैप्टर 8 में ये पहले से पढ़ के आ चुके हुए हैं। यहां पे मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं और रिवाइज कर रहा हूं टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को आपके लिए। दैट इज lichens are the mutualistic association between an autotrophic partner. ऑटोट्रॉफिक पार्टनर कौन होता है लाइकेंस में? दैट इज एल्गी एंड अ हेटेरोट्रॉफिक पार्टनर ऑलराइट एंड दैट इज फंजाई। जी स्टूडेंट्स, अब आपके जहन में फौरन ये सवाल आना चाहिए था कि अगर ये सिम्बायोटिक या म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है तो ये दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को फायदा किस तरह से पहुंचा रहे हैं। सो द फर्स्ट वन इज द ऑटोट्रॉफिक पार्टनर दैट इज एल्गी, ओके, और जिसका सिंगुलर होता है एल्गा। अब स्टूडेंट्स ये चूंकि फोटो ऑटोट्रॉफ होता है तो फोटोसिंथेसिस करेगा और अपनी खुराक तैयार करेगा और वो खुराक तैयार करके फंजाई को दे देगा। बदले में फंजाई इसको क्या दे रही है? इट इज अ टफ पार्टनर, ओके। ये इसको डेजिकेशन से, खुश्क साली से और स्ट्रॉन्ग लाइट से और इसकी समटाइम्स बहुत ज्यादा जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस वाली कंडीशंस होती हैं उनसे ये इसको प्रिवेंट करता रहता है। सो दिस इज द रोल ऑफ द हेटेरोट्रॉफिक पार्टनर इन केस ऑफ lichens. All right? Then students is mycorrhizal association.
ऑलराइट, नाउ इसकी भी टर्म के ऊपर स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा। दो अल्फाज का मजमुआ है, माइको दैट इज फॉर द फंगस पार्टनर और राइजी दैट इज फॉर द रूट्स ऑफ द वेस्कुलर प्लांट्स। ओके, माइको इज फॉर फंजाई and rhizae are the roots of vascular plants. Vascular plants कौन होते हैं? वो पौधे जिनके पास जाइलम और फ्लोएम मौजूद है for the conduction of food and water. Alright? जी स्टूडेंट्स, अब इसमें हमारे लिए ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो हेट्रोट्रॉफिक पार्टनर फंजाई है वो क्या रोल प्ले कर रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ प्लांट्स। तो द फर्स्ट वन इज इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ओके, जैसे कि इस इमेज में अगर आप देखें तो प्लांट्स की रूट्स एक स्पेसिफिक एरिया तक ट्रेवल कर रही हैं, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है कि उनको मजीद बढ़ावा दे रहा है, उसमें मजीद इजाफा कर रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ द फंगस। ओके, फंजाई के जो हाइफी हैं वो रूट हेयर्स के साथ मिलके और सरफेस एरिया को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं ताकि पौधे को ज्यादा पानी और ज्यादा मिनरल्स अवेलेबल हो सके। ऑलराइट, दिस वाज द फर्स्ट बेनिफिट। सेकंड बेनिफिट स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इसको याद रखिएगा फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल, कि फंगस एट द सेम टाइम इट इज बेस्ट एट एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ओके, फंजाई खुद हेट्रोट्रॉफिक है लेकिन उसका ज्यादातर दारोमदार किस चीज पे है? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के ऊपर। तो यहां पे इस केस में हमें यह नजर आता है कि फंजाई इर्द गिर्द से चीजों को डीकंपोज करके प्लांट्स की रूट्स के लिए अवेलेबल बना सकती है। तो दिस इज अगेन द सेकंड बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय द हेट्रोट्रॉफिक पार्टनर। लेकिन इसके बदले में प्लांट्स की रूट्स क्या फायदा दे रही हैं? तो इसके लिए ये याद रखिएगा, रूट्स आर द सिंक्स ऑफ द रिजर्वॉयर्स ऑफ फूड। जो प्लांट्स हैं वो अपनी खुराक को जड़ों के अंदर जखीरा करते हैं। तो यहां पे इस केस में क्या होगा, अगर पौधे को फायदा मिल रहा है तो एट द सेम टाइम पौधा फंजाई को तैयार शुदा खुराक देना शुरू हो जाएगा, तो दोनों में आपस में बाहमी ताउन पैदा हो जाएगा। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसमें मैं दो टाइप्स का जिक्र करता चलूं कि द माइकोराइज़ाe दे आर डिवाइडेड इनटू टू बेसिक टाइप्स। द फर्स्ट वन आर एक्टोमाइकोराइज़ाe, alright, and the second one are endomycorrhizae. जी, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगेन मैं आपको यही कहूंगा, टर्म्स के ऊपर फोकस कीजिए, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। द फर्स्ट थिंग इज एक्टोमाइकोराइज़ाe, ऐसा रिलेशनशिप जिसमें फंजाई के हाइफी प्लांट्स की रूट्स के सेल्स के अंदर दाखिल नहीं होते बल्कि उनकी सेल वॉल्स के साथ साथ ट्रेवल करते रहते हैं और उनके साथ न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज कर लेते हैं। दूसरी जो चीज है दैट इज एंडोमाइकोराइज़ाe, उसके नाम से पता चल जाना चाहिए। इस केस में द हाइफे दे विल पेनिट्रेट इनटू द सेल्स ऑफ द रूट हेयर सेल्स एज वेल एज द कॉर्टेक्स ऑफ द रूट्स, और इस केस में क्या होगा, फंजाई न्यूट्रिएंट्स को प्लांट सेल्स के साइटोप्लाज्म तक पहुंचा देगी और बदले में वहीं से खुराक भी लेना शुरू हो जाएगी। ऑलराइट, तो ये हैं दो डिफरेंट टाइप्स, एक्टोमाइकोराइज़ाe एंड एंडोमाइकोराइज़ाe। ऑलराइट स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर जो लास्ट टाइप ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन है दैट इज अ यूनिक रिलेशनशिप। दिस इज नोन एज रूट नोड्यूल्स, और इसके साथ ही एक टर्म मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं, लेग्यूमिनस प्लांट्स। जी स्टूडेंट्स, अब लेग्यूमिनस प्लांट्स और रूट नोड्यूल्स, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है? अब देखिए कि बाज़ औक़ात जब प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं तो वो सॉइल्स जहां से पौधे डायरेक्टली किसी भी नाइट्रोजन को अवेलेबल सोर्स के तौर पे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे होते, तो वहां पे क्या किया जाता है, दीज बैक्टीरिया दे इनकॉर्पोरेट एज सिस्ट्स और नोड्यूल्स इन द सुपरफिशियल टिश्यू ऑफ द रूट हेयर सेल्स। ओके, जड़ों की बैरूनी लेयर्स के अंदर बैक्टीरिया अपनी कॉलोनीज बनाते हैं और कॉलोनीज बनाने के बाद छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में नजर आना शुरू हो जाते हैं। इनको हम कहते हैं रूट नोड्यूल्स। ओके, अब ये जो रूट नोड्यूल्स हैं स्टूडेंट्स, इनके अंदर बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं? अब
शामिल हम किस में कर रहे हैं इसको? सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, ये मत भूलिएगा। इन दिस केस ऑफ रिलेशनशिप, बैक्टीरिया विल बेनिफिट द प्लांट्स बाय प्रोवाइडिंग द अवेलेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन आयंस। ओके, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स प्रोवाइड करते हैं जड़ों को, ताकि पौधे उनको इस्तेमाल करें और उनसे अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स वगैरह बना सकें। इन रिटर्न पौधे इनको क्या देंगे? तैयार शुदा खुराक, जो कि पहले से रूट्स के अंदर स्टोर कर दी जा चुकी हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दिस रिलेशनशिप इन्वॉल्व्स बैक्टीरिया एंड लेग्यूमिनस प्लांट्स। अब स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स हैं और लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर याद रखें लेग्यूम्स। ओके, लेग्यूम्स क्या हैं? फलीदार पौधे। वो पौधे जिनके ऊपर फलियां ग्रो करती हैं, दे आर नोन एज लेग्यूमिनस प्लांट्स। अब देखें कि ये बैक्टीरिया और लेग्यूम्स जब आपस में रिलेशनशिप डेवलप करेंगे तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल साइकिल को मुकम्मल किया जाएगा, दैट इज नाइट्रोजन साइकिल। ओके, अब इन बैक्टीरिया को हम कहेंगे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, और ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं? वो फॉर्म्स जो पौधों के लिए सुपरफिशियली या अपेरेंटली अनअवेलेबल हैं, जिनको जड़ें जज़ब नहीं कर पा रही, उनको ये बैक्टीरिया अवेलेबल बना रहे हैं फॉर द रूट्स बाय कन्वर्टिंग देम इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, और फिर उसके बाद ये रूट्स के अंदर एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। जैसे ही वेस्कुलर टिश्यूज में जाएंगे, इनको फिर किसी और फॉर्म में चेंज किया जाएगा, फिर उसके बाद इनको वेस्कुलर टिश्यूज के जरिए इनके सिंक्स तक पहुंचाया जाएगा और एसिमिलेट कर लिया जाएगा जब पौधा अपने लिए प्रोटीन्स बना रहा होगा। और फिर जब इसके अंदर बीन्स वगैरह या छोटे दाने और दालें वगैरह बनाई जाएंगी, तो फिर इट विल बी अ सोर्स ऑफ फूड फॉर अस। ऑलराइट, हम कंज्यूमर्स हैं, तो इस वजह से हमें भी इससे इनडायरेक्टली फायदा पहुंच रहा होता है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स, यहां पे मैं चाह रहा हूं कि हम ये जो सारे का सारा हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ा है, इसकी हम समरी यहां पे देखें। फर्स्ट कॉलम के अंदर हमने जो चीज डिस्कस की है, दीज आर द पॉइंट्स फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि कंपेयर द सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन विद the parasitic mode of nutrition, or compare the parasitic mode of nutrition with the mutualistic associations between plants and other living organisms, तो आप ये उसको जरूर मेंशन कीजिएगा। ये बुलेट पॉइंट्स आपको समरी बनाने के लिए और साथ ही साथ शॉर्ट क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए दे विल बी वेरी हेल्पफुल। ऑलराइट, तो इसको याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह ताला